चाहे मैं क्लब में करती क्या हूँ, क्लास के बाद भी पहुँच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लॉग इन हो रहे हैं बस। चलो छोड़ दो इसको। चैप्टर 1 नहीं बेटा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर 3 है मेरा ख्याल। हाँ, कैमरा ठीक करो। ठीक। स्टूडेंट पे जाना। स्टूडेंट्स पे जाना। इनको म्यूट करो, म्यूट नहीं है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर लास्ट सेगमेंट जो है वो रह गया हुआ है, जिसको कि अब हमने लेके चलना है। और ये जो लास्ट सेगमेंट है ये हमारा ग्रुप अकाउंट्स या कंसोलिडेशन का हमारा एरिया है, और हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की डेट में। दिस इज द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होती है और हमें इसकी कब जरूरत पड़ती है और हम इसे कैसे लेके चलते हैं, ये हमने आज से अपनी डिस्कशन करनी है और इसको हमने आज लेके चलना है। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊं, मैं सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि कंसोलिडेशन की हमारी नीड जो है वो हमें कब आती है। देखें, कंसोलिडेशन के प्रोसेस के समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंसोलिडेशन का जो यूज है या कंसोलिडेशन की जो नीड है वो हमारी किस स्टेज पर आएगी। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मोड्स हैं जिसके तहत हम अपने एसेट्स को या अपने बिजनेस को किसी भी दूसरे बिजनेस को अक्वायर कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम जो है वो XYZ लिमिटेड है। XYZ लिमिटेड है और वो कंपनी इंटरेस्टेड है एक और कंपनी ABC लिमिटेड के अंदर, और उसको ABC लिमिटेड के जो फिक्स एसेट्स हैं या ABC लिमिटेड के जो फैक्ट्री है वो उसको पसंद है या वो उसकी नीड है कि वो उसको लेना चाहते हैं। ABC लिमिटेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है? ABC लिमिटेड के अंदर मैं यूं कहता हूं कि हमारे पास एक टेक्सटाइल का यूनिट लगा हुआ है। ठीक है जी। अब उसके पास ABC लिमिटेड में एक टेक्सटाइल का यूनिट लगा हुआ है और हम उस टेक्सटाइल के यूनिट को परचेज करना चाहते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट तरीकाकार है जिसके तहत हम इस एक्विजिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एक्विजिशन का मतलब है किसी भी चीज को अक्वायर करना। जरूरी नहीं है कि हर एक्विजिशन के मॉडल के अंदर कंसोलिडेशन हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर XYZ लिमिटेड ने क्या किया, उसने XYZ लिमिटेड ने ऑप्शन वन, उसके पास ऑप्शन वन क्या है कि वो गई और उसने जाके उसके फिक्स एसेट्स परचेज कर लिए। क्या किया? फिक्स एसेट्स परचेज कर लिए। अगर उसने उसके फिक्स एसेट्स परचेज कर लिए तो फिक्स एसेट्स परचेज करने के ऊपर कोई कंसोलिडेशन नहीं है।
आपने सिंपली तौर के ऊपर अपनी किताबों में फिक्स एसेट्स को डेबिट किया और आपने कैश की पेमेंट कर दी। और एबीसी लिमिटेड में से टेक्सटाइल यूनिट डिलीट हो गया, उसने एबीसी लिमिटेड ने अपना टेक्सटाइल यूनिट बेच दिया, तो वहां पर उसकी सेल आ गई और एक्सवाइजेड लिमिटेड में उसकी क्या आ गई, परचेज आ गई। तो भाई यहाँ पर तो जो हमारा मॉडल है या जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कौन सा लगा, IAS 16। सिंपल आपने IAS 16 को इस्तेमाल किया और IAS 16 को इस्तेमाल करके आपने सारे के सारे जो परचेज एक्स फिक्स एसेट्स थे वो अपनी किताबों में XYZ लिमिटेड ने रिकॉर्ड कर लिए और एबीसी लिमिटेड ने IAS 16 के मुताबिक डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट कर लिया। So this area does not invoke consolidation। एक और ऑप्शन भी आती है और वो ऑप्शन आती है हमारे पास कि हम बजाय उसके फिक्स एसेट लेने के हम उसके क्या परचेज कर लें, हम उसके शेयर्स परचेज कर लें। अब शेयर्स परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस बन सकती हैं। यानी कि हम एक लफ्ज बोलते हैं, कहते हैं अमलगामेशन। अमलगामेशन में क्या होता है कि हमारे पास ये दो कंपनीज होती हैं, हमारे पास ये दो कंपनीज होती हैं। क्या मसला है भाई? इसको बंद करो। एक मिनट ठहरिएगा जरा। इसको मिटा दो। इसको बंद करके बोर्ड दोबारा ले आओ। मैं हमें बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। बोर्ड दोबारा ले आओ। हाँ, क्लियर कर लो। बेटा बोर्ड को ऊपर से बंद करके दोबारा से ले आओ। जो करना है आपके हाथ में कंट्रोल है, कैसे करना है। हेल्ड हो गया। बंद करो इसको, दोबारा से रिस्टार्ट कर लो इसको। छोड़ो 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 छोड़ो। तो हमारे पास अगर, हाँ, अगर हमने अब शेयर परचेज करने की बात करके चल रहे हैं, तो शेयर परचेज करते वक्त हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। डिफरेंट ऑप्शन से मुराद क्या है, ये मेरे पास ए लिमिटेड थी, ये मेरे पास बी लिमिटेड थी। हमने क्या किया, इसको अंदर अपने अमलगामेट कर लिया। मैंने क्या लफ्ज बोल दिया, अमलगामेट। अमलगामेट। और अमलगामेट करके अब हमारे पास एक बड़ी कंपनी ए बन गई। यानी कि ए ने बी को अपने अंदर मर्ज कर लिया। ए ने बी को अपने अंदर मर्ज करके अमलगामेट, हम पहली बात क्लोज कर चुके हैं कि अगर हमने फिक्स एसेट परचेज किए तो फिर कोई कंसोलिडेशन नहीं। ए ने बी को अपने साथ मिलाया
और बी को मिला के अब ना तो हमें ए नजर आ रही है ना बी नजर सेपरेट आ रही है, बल्कि अब एक बिगर ए नजर आ रहा है। इसको हम अमलगमेशन कहते हैं। ये भी कंसोलिडेशन का टॉपिक नहीं है। कंसोलिडेशन का टॉपिक उसी वक्त आता है जिस वक्त हम ये कहें कि हमारे पास यहाँ पर एक कंपनी ए है, यहाँ पर एक कंपनी बी है, और ए ने कंपनी बी के शेयर्स परचेज कर लिए, और अगर उसने उसके शेयर्स परचेज कर लिए हैं तो अब कंपनी ए अपना कारोबार करती जा रही है, कंपनी बी अपना कारोबार करती जा रही है, लेकिन कंपनी बी के जो शेयर्स हैं वो किसने परचेज कर लिए हैं? ए ने परचेज कर लिए हैं। ये वो सिनेरियो है जहां पर कंसोलिडेशन बीच में हमें देखनी पड़ेगी कि हम क्या यहां पर कंसोलिडेशन का इंपैक्ट लेकर आए कि कंसोलिडेशन का इंपैक्ट ना लेके आए। अब शेयर की परचेज भी देखते हैं, तो शेयर की परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास मल्टीपल एवेन्यूज हैं। मतलब हो सकता है कि आपने जो शेयर हैं वो 10% या इससे कम के शेयर परचेज किए हुए हैं। ये भी मुमकिन है कि आपके पास 30% या इससे 30%, 32%, 35% शेयर है, और ये भी मुमकिन है कि आपके पास मोर देन 50% की शेयर है। अब शारिश, जरूरी तो नहीं कि कंपनी 100% शेयर दे दे। हो सकता है आपने उसके सिर्फ 10% शेयर लिए, हो सकता है आपने उसके 30% शेयर लिए, और हो सकता है आपने उसके 55%, 60%, 80%, और ये भी मुमकिन है कि 100% शेयर ले लिए हो। बेटा, यहां पर जब मैंने पहली बात कही कि जहां पर आपने सिंपल फिक्स एसेट परचेज किया था वहां पर कोई कंसोलिडेशन नहीं, जहां पर ए और बी को ए ने अमलगमेट कर दिया, यानी कि अपने साथ मिलने के बाद बी खत्म कर दी, तो यहां पर भी कोई कंसोलिडेशन नहीं। लेकिन अगर ए अपना काम करती जा रही है, बी अपना काम करती जा रही है, और ए ने बी के एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ उसके शेयर्स लिए हैं, अब ये देखना है कि शेयर्स लिए कितने हैं। अगर तो वो शेयर 10% या थोड़ी नॉमिनेशन में लिए हैं, तो बेटा इसको हम कहते हैं सिंपल इन्वेस्टमेंट। ये सिंपल आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, और इसके ऊपर आईएफआरएस, आपने जिस तरह पहले पढ़ा था आईएफआरएस 9, हमने अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, आप सिंपल इसके ऊपर अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरीके से इन शेयर्स को देखेंगे कि क्या ये जो शेयर्स हैं ये आपने शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, इसको फेयर वैल्यू पे लेके आना है या मोटाइज पे लेके आना है। जब हम 30% की बात करते हैं तो 30% की या मोर देन 20% के ऊपर होता यह है कि अब आप बोर्ड के ऊपर एक अपनी सीट भी लेके आ सकते हैं, और जो बोर्ड के ऊपर आप अपनी सीट लेके आ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कंपनी के लिए, कंपनी के जो रोजमर्रा के मामलात हैं उसमें अब आपकी भी आवाज सुनी जाएगी। शायद आप उस बात को लेके तो नहीं चल सके, आपके कंट्रोल में तो वो चीज ना हो, लेकिन आपकी बात सुनी जाएगी। इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कि अब कंपनी क्या रखती है, इतने शेयर रख के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया। और जब कभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो हम कहते हैं कि ये कंपनी मेरी क्या बन गई, ये कंपनी मेरी एसोसिएट बन गई। और अगर आपके पास इतने शेयर हैं कि वो 50% या उससे ज्यादा शेयर बन गए, तो अब दर हकीकत आप उस कंपनी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप उसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और जब कंट्रोल का पोजीशन आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास सब्सिडरी की कहानी बन गई। अब यहां पर हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही काफी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बाद यह भी देखना जरूरी है कि आपकी क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो मैंने ये जो फिगरें परसेंटेज की लिखी हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी हैं। कानून की नजर में ऐसी कोई परसेंटेजेस नहीं है, इसलिए ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सर ने 55% लिखा है तो अगर चंबल होगा तो क्या होगा। अभी ये सिर्फ आपके साथ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूं। अगर तो उसने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है तो वो सिंपल सिंपल इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक, जिस तरीके से हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड ने सिखाया था कि हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, आपने उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक उसकी अकाउंटिंग करके चलना है। अगर आपके पास सिंपल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा शेयर हैं, यहां तक कि आप बोर्ड के ऊपर डायरेक्टर लेके आ सकें, इसका मतलब यह हुआ कि अब आप ए जो है वो बी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अपना इन्फ्लुएंस डाल सकती है। देखें, मेरे पास अगर 22%, 25% शेयर हैं तो मैं बोर्ड के ऊपर एक डायरेक्टर ले आऊंगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एक डायरेक्टर है तो बाकियों के 4 डायरेक्टर मौजूद हैं। हम जब कोई भी प्रोसीडिंग होंगी मीटिंग की तो हम अपनी बात बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ बोर्ड प्रेजेंटेशन उनके सामने कर सकते हैं कि नहीं यार ये हम गलत कर रहे हैं, नहीं यार मैं इसके मुताबिक मैं सहमत नहीं हूं। मानना या ना मानना बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे। आपकी बात जो है वो मनमानी जानी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने शेयर्स नहीं है कि आप अपनी बात मनवा सकें। लेकिन
आपके पास उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए एक सीट जरूर अवेलेबल है, आप बोर्ड पे जरूर बैठे हुए हैं, आपके पास इतनी शेयर होल्डिंग जरूर है कि आपकी बात सुनना उनके लिए मजबूरी है। इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और अगर ए के पास इतने शेयर हैं कि वो बी के अंदर अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके, तो बेटा उसे क्या कहते हैं, उसको हम एसोसिएट कहते हैं। अब बी ए का क्या बन गया, एसोसिएट। और फिर तीसरी शर्त आई या तीसरी सूरत हाल वो आई, मेरे पास इतने शेयर हैं कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स मेरे होंगे, मेरे पास इतने शेयर्स हैं कि डिसीजन जो होगा, मैं जो डिसाइड कर रहा हूं वो डिसीजन लिया जाएगा मोर देन 50% शेयर्स के ऊपर। जो मैं बता रहा हूं, मेरे डायरेक्टर्स इतने हैं कि जो भी करारदाद आएगी, जिसको मैं अप्रूव करवाना चाहूंगा, जो चीज मुझे समझ में आ रही होगी, मैं उसके मुताबिक कंपनी लेके चलूंगा, मैं कंपनी को लीड करके चलूंगा, मेरे पास इख्तियार आ गया कंपनी चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे कहते हैं कंट्रोल। और ये कंट्रोल मोर देन 50% शेयर्स के साथ ऑब्वियसली तौर के ऊपर में मिल जाता है। इसलिए मैंने एक फिगर लिखी है आपके सामने, 55% की सेफ फिगर लिखी है। बट यहां पर समझाने का मकसद क्या था कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट में फिर ये भी देखना है कि क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अब बच्चे ये ज़हन में रख लें, जो हम बात कर रहे थे कंसोलिडेशन की, अब कंसोलिडेशन हमने कहा, इस अमलगामेशन में हमने कहा कोई कंसोलिडेशन नहीं होती। हमने कहा अगर तुम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कर लो, तो मैंने कहा कोई कंसोलिडेशन नहीं होती। मैंने कहा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कब क्रिएट होता है, जिस वक्त हम ये कहें कि हमने शेयर परचेज किए दूसरी कंपनी के। और बाबा शेयर परचेज किए, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट, कोई कंसोलिडेशन नहीं होती, कोई कंसोलिडेशन नहीं होती। यहां पर भी कंसोलिडेशन निष्ठा, यहां पर भी कंसोलिडेशन निष्ठा। आपने इतने शेयर परचेज कर लिए कि वो एसोसिएट बन गया, तो पुत्र यहां पर भी कोई कंसोलिडेशन नहीं होती, इधर भी कोई कंसोलिडेशन का चांस नहीं है। यहां पर एसोसिएट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये हमारे पास हमारा चैप्टर मौजूद है, लेकिन कंसोलिडेशन नहीं होती। हाँ, कंसोलिडेशन होती है तो सिर्फ कब होती है, इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो के अंदर, दिस सिनेरियो जहां पर कंट्रोल हो, जहां पर सब्सिडी हो, सिर्फ और सिर्फ इस सिनेरियो में कंसोलिडेशन होती है, बाकी किसी सिनेरियो में कंसोलिडेशन नहीं होती। सो जो बात समझनी जरूरी थी कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सोचें या ये देखें कि कंसोलिडेशन पैदा कहां पर हुई है, कहां से हमारी बात कंसोलिडेशन की स्टार्ट हो रही है। तो बेटा उसके लिए हमारे पास जो कंसोलिडेशन का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि हमें ये सीखना है कि कंसोलिडेशन पैदा कहां से हो रही है। कंसोलिडेशन फिक्स एसेट की परचेज करने से पैदा नहीं हो रही, कंसोलिडेशन अमलगामेशन के सिनेरियो में पैदा नहीं हो रही, कंसोलिडेशन शेयर एक्विजिशन में पैदा होती है, कंसोलिडेशन सिंपल इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो में पैदा नहीं होती, कंसोलिडेशन एसोसिएट के केस में पैदा नहीं होती। कंसोलिडेशन कब पैदा होती है, जब कभी सब्सिडरी बनती है, जब कभी सब्सिडरी बनती है, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में हमारी कंसोलिडेशन जो है वो पैदा होती है। अब आपको जो मैंने परसेंटेजेस लिखवाई है उनको भूल जाए बिल्कुल। जो हमारे लिए कंसोलिडेशन के लिए, कंसोलिडेशन के लिए किसी को सब्सिडरी कहना पड़ता है, और किसी को सब्सिडरी कब कहते हैं, एक लफ्ज याद रखना है जो लखा लफ्ज लिखा गया, उसे कहते हैं कंट्रोल। अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन ए ने इतने शेयर्स लिए हैं बी के कि उसके पास क्या आ गया है, कंट्रोल आ गया है, किसका, बी का। ए ने शेयर्स एक्वायर किए हैं, किसके, बी के। इतने शेयर्स एक्वायर किए हैं कि कंट्रोल, यानी कि कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा था। ये भी मुमकिन है कि आपके पास लेस देन 50% शेयर्स हो और कंट्रोल हो, और ये भी मुमकिन है कि आपके पास मोर देन 50% शेयर्स हो और कंट्रोल ना हो। ये बात आगे जाके पढ़ेंगे। अब इस लफ्ज को चूंकि हम अपने लिए अब अपनी बात को हम फोकस के लाना चाह रहे हैं, अब हमने बाकी सब बातें समझ ली कि यहां पर कंसोलिडेशन नहीं होती, एसेट की एक्विजिशन में कंसोलिडेशन नहीं होती, अमलगामेशन में कंसोलिडेशन नहीं होती, सिंपल इन्वेस्टमेंट जहां पर की हो वहां कंसोलिडेशन नहीं होती, जहां पर एसोसिएट लिया हो वहां पर कंसोलिडेशन नहीं होती। तो भाईजान इसका मतलब फिर रह गया सब्सिडरी, और लव सब्सिडरी के लिए मैंने शेयर होल्डिंग का वर्ड अब खत्म कर दिया। मैंने शेयर होल्डिंग की जो 55% की अमाउंट थी खत्म कर दिया है। मैंने कहा ये हम बाद में समझेंगे कि हम कब शेयर होल्डिंग की परसेंटेज को सीखना है। आप सिर्फ एक बात सीखेंगे यहां पर, अगर लव्स कंट्रोल आ जाए, लव्स कंट्रोल आ जाए, ए ने इतने शेयर परचेज कर लिए हो कि वो बी को अपने कंट्रोल में लेके आ सके, तो हम क्या कहेंगे कि अब ए और बी के माबैन एक रिलेशनशिप पैदा हो गया है। इस रिलेशनशिप के तहत ए को हम क्या कहते हैं, ए को हम कहते हैं पेरेंट, बी को क्या कहते हैं, बी को हम कहते हैं सब्सिडरी, और इनको ए और बी को ऑल टुगेदर क्या कहते हैं, ग्रुप। तो फिर ए को क्या कहते हैं,
जो हमारी कंपनी जो अक्वायर कर रही है अब वो पेरेंट है, बी कौन है, अब वो सब्सिडरी है, और ये सब मिलके क्या बन गए, ग्रुप। और पेरेंट बनने के लिए, सब्सिडरी को पैदा करने के लिए शर्त क्या है, देयर हैज टू बी अ कंट्रोल। ये जब ग्रुप बन गया तो उस वक्त हमने कहा कि अब ए और बी कंट्रोल। लेट्स मूव लाइक दिस। हम कहते हैं जनाब टिप्स, और टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि हमारा अगर मेन अदारा जो है वो टिप्स एजुकेशनल फाउंडेशन है, उसी के तहत बी ग्राउंड कैंपस चल रहा है, उसी के तहत स्कूल चल रहे हैं। अब बेशक वो अलग बॉडीज हैं, लेकिन जो कंट्रोल है वो टिप्स के पास है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्टैंडर्ड ये कहता है, आपने एक जगह जब पहले लीज पढ़ी तो वहां पर आपने ये पढ़ा सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, और सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म ने आपको वहां पे क्या बताया, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म ने आपको वहां पे ये कहा था लीज के अंदर कि देखो देयर इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस किससे ओवर है, लीगल फॉर्म से। उसने कहा देखो बिलाशुबा, बिलाशुबा हम जब बात करते हैं लीज की और फाइनेंस लीज की, अगर हम नॉर्मल फाइनेंस लीज हो या नॉर्मल लीज हो लेसी के लिए, एसेट किसके नाम था, एसेट तो लेसर के नाम था, लेकिन सब्सटेंस, इन सब्सटेंस वो एसेट किसका था, वो आपके लेसी का था। क्योंकि इन सब्सटेंस वो एसेट लेसी का था, इसलिए उसने कहा था कि लेसी की किताबों में फिक्स एसेट बुक कर लो। दूसरी आपकी जो एग्जांपल है आपके सिलेबस में सब्सटेंस ओवर ओवर लीगल फॉर्म की, वो ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन ये कहती है कि बिलाशुबा तुम ए हो, कंसोलिडेशन ये कहती है बिलाशुबा तुम बी हो। तुमने ए ने अपने अकाउंट बनाने हैं, बी ने अपने अकाउंट बनाने हैं, लेकिन उसने कहा चूंकि तुम पेरेंट हो, ए से कहा चूंकि तुम पेरेंट हो, वो बी से नहीं कह रहा, बी सब्सिडरी है, ए से कह रहा है चूंकि तुम पेरेंट हो, और पेरेंट होने की बुनियाद के ऊपर तुम दर हकीकत बी को कंट्रोल कर रहे हो, तुम दर हकीकत बी को तुम दर हकीकत बी को कंट्रोल कर रहे हो। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि देखा जाए, एक तो तुमने अपने अकाउंट तो बनाने ही बनाने हैं, तुमसे हम एक और चीज की भी बात कर रहे हैं, और वो क्या कि तुम एक लार्जर अकाउंट बनाओ, और उस लार्जर अकाउंट में अपना ए भी शो करो और साथ अपने बी को भी शो करो। तुम उसके पेरेंट हो, तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। दर हकीकत लीगल फॉर्म तो ये कहती है कि ए एक सेपरेट कंपनी है, बी एक सेपरेट कंपनी है, लेकिन सब्सटेंस क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि बेशक ये बॉडीज दो है, लेकिन दर हकीकत ए और बी, क्योंकि बी तुम्हारे तहत है, बी तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम बता रहे हो बी को कैसे लेके चलना है, तो दर हकीकत ए और बी एक ही कंपनी है। तो अब हमने यहां पर एक लफ्ज सीखना है, हम जो ए के सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, बी के सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, इसे कहेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहेंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अब ए अपने अकाउंट भी बनाएगा, बी अपने अकेले के अकाउंट भी बनाएगा, और इसके अलावा पेरेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, और वो जिम्मेदारी ये आई कि तुम एक और काम भी करोगे, तुम बी को यूं समझोगे कि बी भी तुम ही हो, ए और बी को इकट्ठा कर दो, ए और बी को मर्ज कर दो, और तुम क्या बनाओगे, तुम यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे। लफ्ज कंसोलिडेट का मतलब है एक से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर देना। तो चूंकि ए और बी मैंने इकट्ठे कर दिए, तो यहां पर फिर क्या लफ्ज बन गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए की भी बनेंगी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बी की भी बनेंगी, लेकिन अब एक और चीज भी बनेगी, और चूंकि ये सब्सिडरी है, और सब्सिडरी का मतलब यह तेरे कंट्रोल में है, इसका मतलब यह कि तेरे तहत है, तो फिर तुम्हें यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी पड़ेंगी। हमारा जितना जो हमारा अकाउंटिंग का जितना एरिया है, जो हमारे अगले 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स में हमने पढ़ना है, हमने ये सीखना है कि ये कंसोलिडेशन कैसे होती है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने सीख लिए हैं, इस लेवल तक जो मैंने आपको स्टैंडर्ड पढ़ाने थे, जो लीज था, जो डेफर्ड टैक्स था, जो बाकी IAS 16 था, जो कुछ आप पढ़ के आ गए हैं। अब हमारा टॉपिक ये नहीं है कि ए की सेपरेट अकाउंट्स कैसे बनेंगे, हमारा टॉपिक ये नहीं है कि बी के सेपरेट अकाउंट कैसे बनेंगे। हमें ए और बी के अकाउंट्स दिए जाएंगे, हमें ए और बी के अकाउंट्स दिए जाएंगे, हमें ये देखना है कि क्या ए बी का पेरेंट है, और अगर ए बी का पेरेंट है तो फिर हमें क्या बनाना है, फिर हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। हमें टेक्निक सीखनी है, हाउ टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फ्रॉम द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरेंट एंड सब्सिडियरी। क्योंकि यहां पर मैंने बताया ए क्या है, ए पेरेंट है, बी क्या है, बी सब्सिडियरी है। क्योंकि ए ने बी के इतने शेयर्स ले लिए हुए हैं कि उसका बी के ऊपर क्या है, कंट्रोल एग्जिस्ट करके चलता है। जनाब यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताए, फिर मैं आपके साथ एक बेसिक क्योंकि बात समझानी जरूरी थी कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा चैप्टर है क्या, हमें क्या समझाना चाह रहा है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो बताइएगा, यहां से फिर मैं आगे बात को लेकर चलता हूं। ऑल क्लियर जी, सबको क्लियर है? तो मेरी क्लास के बच्चे बहुत लाइक, अल्हम्दुलिल्लाह। आमस आज 17वां अभी एंटर हुआ है। चले जी, गुड इनफ। अगर आपको बात समझ में आती है भाईजान किताब खोल दे मेरी, इसको ना मटाइए, तेरी मेहरबानी ना मटाए, किताब खोल दे बस तो। इंपोर्ट पेज पे जाओ और वहां से दोबारा से इसको इंपोर्ट कर लो। हाँ जी। क्या चाहते हो? इन दिनों जो बच्चा ने कंसोलिडेशन भूल जानी है। राबिया कह रही है काइंडली अपलोड कर दें, हम तो आगे अपने मसले में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा हमारा चल क्यों नहीं रहा, मुझे नहीं पता। आज का लेक्चर अपलोड जरूर हो जाएगा, लेकिन ये तुमने वो सेव किया है कि वो डिलीट कर दिया जो भी समझाया है? वो सेव है, वो भी इनको ग्रुप में शेयर कर देना और लेक्चर अपलोड कर देना। अच्छा जी। तो हमने जो अभी तक पीछे बात पढ़ी उसके मुताबिक हमारी डिस्कशन क्या हुई, हमने ये सीखा कि किस जगह पर किस सिनेरियो के अंदर हमें कंसोलिडेशन की जरूरत आती है। 1 मिनट के लिए अगर वो शीट खोल दो, क्योंकि कुछ लोग अभी एंटर हुए हैं कह रहे हैं, मैं उसको भी एक बार रिपीट कर दूं। इसको छोटा कर देते हो, करना आता है छोटा? बस 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 बस। ये मैंने बेटा बात शुरू यहाँ से की थी, अगर जो लोग अभी एंटर हुए हैं, कि हम जब किसी भी कंपनी को परचेज करने की बात करके चलते हैं तो उस कंपनी को परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक एग्जांपल लेके चले थे कि ए कंपनी बी के कारोबार को परचेज करना चाहती है। तो हमने ये कहा था कि ए कंपनी अगर बी के कारोबार को परचेज करना चाहती है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। इससे पहले की भी एक स्क्रीन थी, लेकिन एनी हाउ एक ऑप्शन तो ये थी कि जो ए कंपनी है वो बी कंपनी के क्या कर ले, फिक्स एसेट्स परचेज कर ले। अगर ए कंपनी बी कंपनी के फिक्स एसेट्स परचेज कर लेती है तो बेटा हमने कहा था कि यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन नहीं है, बल्कि इस सिनेरियो के अंदर जहां पर ए कंपनी ने बी कंपनी के सारे फिक्स एसेट्स परचेज कर लिए, हमने कहा था यहाँ पर IAS 16 सिंपल अप्लाई होता है। हमने कहा कि दूसरी ऑप्शन ये है कि हम दूसरी कंपनी के साथ उसके शेयर परचेजिंग की बात करें। हमने कहा जब हम शेयर परचेज की बात करके चलते हैं तो उसके अंदर हमने 2 सिनेरियो डिस्कस किए थे। एक सिनेरियो ये डिस्कस किया था कि हमने ए ने बी के शेयर परचेज किए
और उसके बाद उसने बी को खत्म कर दिया, बी को डिसॉल्व कर दिया और अपने अंदर अमलगामेट कर लिया। तो मैंने बताया कि यहां पर भी कंसोलिडेशन एप्लीकेबल नहीं होता। एक सिनेरियो हमने कहा कि जब शेयर परचेज करती है कंपनी ए बी के, तो शेयर परचेज करने के बाद उसने ए को भी चलने दिया और बी को भी चलने दिया। और अगर दोनों कंपनियां ए बी और बी भी दोनों चल रही हैं, तो हमने कहा इस कंडीशन में फिर हमें भी ये देखना है कि मेरी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है। हमने कहा अगर मेरी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो सिर्फ 10% है, तो वो सिंपल इन्वेस्टमेंट है। अगर मेरी शेयर होल्डिंग जो है वो इतनी है, जिसको मैंने सेफ फिगर बताया 20 से 30%, कि मेरे पास सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो हमने कहा वो एसोसिएट पैदा करती है। और तीसरी बात हमने कही कि मेरे पास इतनी शेयर होल्डिंग है, से फिगर 55%, जिससे मेरा कंट्रोल क्रिएट हो गया, तो मैंने कहा कि सब्सिडरी पैदा होगी। तो मैंने कहा भाईजान जो लव्स कंसोलिडेशन है, वो लव्स कंसोलिडेशन ना तो सिंपल इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आएगा, जो लव्स कंसोलिडेशन है ना तो वो एसोसिएट के चक्कर में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी के चक्कर में आएगा, और किसी के चक्कर में हमारे पास हमारा जो लव्स कंसोलिडेशन है वो नहीं आएगा। और फिर मैंने आपको कुछ टर्म्स बताने की कोशिश की कि ए और बी, और ए ने बी के इतने शेयर्स दे लिए हैं कि उसने उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो हम कहेंगे कि फिर ए पेरेंट है, हम कहेंगे कि फिर बी सब्सिडरी है, और इन सबको टोटलिटी में हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है। और फिर हमने समझाने की कोशिश की थी कि ये सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म की एग्जांपल है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म के मुताबिक नो डाउट ए एक सेपरेट कंपनी है, बी एक सेपरेट कंपनी है, लेकिन लॉ ये समझता है, स्टैंडर्ड ये समझता है कि चूंकि ए बी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो आपसे एक अकाउंट बनवाना चाहता है जिसमें आप बी के अकाउंट्स को अपने में मर्ज कर दें और कंसोलिडेट कर दें, और हमें ए बी के इकट्ठे अकाउंट बना दें, हमें ए बी के इकट्ठे अकाउंट बना दें, तो इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो मैंने बताया कि ए के सेपरेट अकाउंट बनेंगे, ए की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, बी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे से एक और चीज रिक्वायर की जा रही है, पेरेंट से एक चीज और रिक्वायर की जा रही है कि वो सब्सिडरी को अपने साथ अटैच करके, उसके अकाउंटों को अपने साथ ऐड करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखाए, और उसे हम क्या कहेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर हमने लफ्ज सीखा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये बात हमने अपने लास्ट आधे घंटे में की थी, जाहिर सी बात है डिटेल से की थी, लेकिन अब आपके लिए मैंने सिर्फ उसको एक रिवाइज कर दिया है ताकि आप हमारे साथ आ जाए। बिजनेस कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन उस वक्त आपकी पैदा होती है एक ऐसी ट्रांजैक्शन, एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर अक्वायरर obtains the control of one or more than one। यहां पे लफ्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल। मैंने क्या कहा था, मैंने पिछली एग्जांपल में कहा था ए ने बी के शेयर परचेज किए, और इस तरह इतने परचेज किए कि उसके पास क्या आ गया, कंट्रोल। जरूरी नहीं है कि हर दफा शेयर परचेज करने जाए तो कंट्रोल आ जाए। कभी शेयर परचेज करने जाए तो सिर्फ सिंपल इन्वेस्टमेंट ही रहती है, कभी शेयर परचेज करने जाए तो सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही रहता है। हर सिंपल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं आता। सिंपल इन्वेस्टमेंट के लिए जाए तो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं आता। बिजनेस कॉम्बिनेशन कब आता है, वो ट्रांजैक्शन जिसके तहत एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के बिजनेस पर कंट्रोल हासिल कर लिया, उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो द ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? अभी तो हम ये कहते रहे ना कि ए ने बी के शेयर लिए, अब हम उसका नाम बोल रहे हैं, ए ने एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की, और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से उसका दूसरी कंपनी के बिजनेस पर कंट्रोल क्रिएट हो गया, तो ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन। और फिर हमने कहा ग्रुप किसे कहते हैं, पेरेंट किसे कहते हैं, और सब्सिडरी किसे कहते हैं। तो बेटा सब्सिडरी और पेरेंट पहले पढ़ते हैं। वो एंटिटी जो दूसरे को कंट्रोल कर ले उसे पेरेंट कहते हैं, वो एंटिटी जो किसी दूसरे के थ्रू कंट्रोल हो रही हो उसे सब्सिडरी कहते हैं। पेरेंट और सब्सिडरी को मिला के क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ये बात मैं पीछे आपको एक्सप्लेनेशन में समझा के आया हूं, ठीक है जी। नाउ यहां पर इससे पहले कि मैं कंट्रोल पे जाऊं, अक्वायरर किसे कहते हैं, वो एंटिटी जो दूसरे पर कंट्रोल ले, उस मतलब हम यूं कह सकते हैं कि हम पेरेंट को अक्वायरर कहते हैं, और सब्सिडरी को हम क्या कहते हैं, अक्वायरी। जो कंट्रोल हासिल करे वो अक्वायरर, और जिस पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए वो क्या है, अक्वायरी।
और जिस दिन कंट्रोल क्रिएट किया जाए वो क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन। सो जिस दिन बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजैक्शन होगी वो डेट क्या होगी, डेट ऑफ एक्विजिशन, द डेट ऑन विच अक्वायरर ऑब्टेन्स द कंट्रोल ओवर द एक्वायरी। और एक्वायरर को मैंने क्या कहा, क्या कहते हैं, पेरेंट कहते हैं, और एक्वायरी को मैंने कहा क्या कहते हैं, सब्सिडरी कहते हैं। द डेट ऑन विच द पेरेंट obtains the control over the subsidiary is called date of acquisition. Parent is called acquirer also. Subsidiary is called acquiree also. And the transaction through which the parent obtains the control over the acquiree is called transaction of business combination. ये हमारी बात है। Acquirer plus acquiree they are called group. Parent plus subsidiary they are called group. Got the point sir? तो ये डेफिनेशन हमारे पास है। अब यहां पर हमारे पास फिर कंट्रोल के ऊपर जाने से पहले मैं छोटी छोटी बाकी बातें बताना चाह रहा हूं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने कहा उनकी, जब हमने कहा अक्वायरर ने अक्वायरी पर कंट्रोल ले लिया, तो मैंने कहा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होंगी जो आपके पेरेंट की अकेले की होंगी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होंगी जो आपकी सब्सिडरी की अकेले की होंगी, और एक पेरेंट की जिम्मेदारी है कि बी को अपने में मर्ज करे, बी को अपने में कंसोलिडेट करे और हमें कंबाइंड अकाउंट बना के दिखाए। तो वो जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें कहते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम ग्रुप को इकट्ठा कर दें, पेरेंट और सब्सिडियरी को इकट्ठा करके एक अकाउंट बनाए, उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हुई, पेरेंट की और सब्सिडियरी की अलग-अलग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसे क्या कहेंगे, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब पेरेंट और सब्सिडियरी इकट्ठे होके ग्रुप बन गए हुए हैं, तो ग्रुप की एक अकाउंट बना के देना, ग्रुप को एक एंटिटी मानते हुए एक अकाउंट बनाना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ नेट एसेट्स किसे कहते हैं, मैं इसलिए अभी उसके ऊपर कंट्रोल पे जाने से पहले बता रहा हूं कि हम अदर डेफिनेशन की तरफ देख लें। नेट एसेट्स किसे कहते हैं, भाई नेट एसेट्स तो पता ही है हमें। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं और बैलेंस शीट को यूं बनाते हैं, तो हमारे पास इस जगह पर सारे हमारे एसेट्स आते हैं, ये कई दफा बात कर चुका हूं। यहाँ पर हमारी सारी लायबिलिटीज आती हैं और ये हमारी क्या आती है, इक्विटी आती है? तो अगर मैं ये कहूं एसेट में से मैं लायबिलिटीज लेस कर दूं, तो वो क्या आ जाते हैं, नेट एसेट्स। एसेट्स में से ये ए है एसेट्स, इसमें से अगर मैं लायबिलिटीज एल लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे, नेट एसेट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसेट में से लायबिलिटी लेस कर दूं तो वो नेट एसेट्स होते हैं, और नेट एसेट्स इक्विटी के बराबर होते हैं। एम आई राइट? और इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो भाई ये इक्वेशन याद रखिएगा, अगर हम टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को मिन्हा कर दें तो जो बाकी अमाउंट बचती है उसको नेट एसेट्स कहते हैं, और नेट एसेट्स जो होते हैं वो इक्विटी के बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे टोटल एसेट्स थे, इन टोटल एसेट्स में से जब मैंने ये लायबिलिटी लेस की तो यही बचना है ना, जाहिर सी बात है फिर मेरे पास यही बचेगा ऑटोमेटिकली। तो मैं जब टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगी, मेरे पास इक्विटी बचेगी, एंड दैट इज कॉल्ड नेट एसेट। तो इक्वेशन को आपने नहीं भूलना, मैंने यहाँ पे इक्वेशन आपके सामने लिख दी है। एसेट में से लायबिलिटीज लेस कर दें, एसेट में से लायबिलिटी लेस कर दें तो हमारे पास नेट एसेट्स बचते हैं, और जो नेट एसेट्स होते हैं वो इक्विटी के बराबर होते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू डू विद दैट। तो भाईजान ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पर भी हमारी क्लियर हो गई। जनाब हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने ग्रुप पढ़ा, पेरेंट पढ़ा, सब्सिडरी पढ़ा, डेट ऑफ एक्विजिशन पढ़ी, एक्वायरर पढ़ा, एक्वायरी पढ़ा, हमने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी, हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी। किसी का यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन दोबारा यहां से आ रहा है, ये भी पढ़ लिया। एक ट्रांजैक्शन जिसमें एक्वायरर जो है ऑब्टेन द कंट्रोल्स ऑफ वन और मोर देन वन बिजनेस, ये देखिएगा यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर अब भी वही सेम डेफिनेशन है, तो इसलिए मैंने उसको भी टिक कर दिया, दो दफा डेफिनेशन आई हुई है। जनाब किसी का यहाँ तक कोई मसला, अगर नहीं तो फिर मैं आपके कंट्रोल की बात करूंगा। खवातीनो हजरात जाग जाएं, सर्दी में अपने अपने लहाफों से निकल पड़े, हम मुश्किल काम कर रहे हैं, जहाज जो है वो बिल्कुल अपनी फ्लाइट लेने के लिए तैयार है। राबिया निकल आओ लहाफ से बाहर, मुंह धो लो। सैफ, हाँ जी करो राबिया को अनम्यूट। सर आगे है समझ, आपने रिवाइज करवाया। चलो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मसला तो नहीं है? नहीं सर अभी तो नहीं।
अभी मसला पैदा कर दे, टेंशन ना लो। अच्छा जी, सैफ, अवैस, उमैर, सब ओके है? चलो जी, सब ओके यार, ये बहुत अच्छी क्लास है, आई लव दिस क्लास यार। ये क्लास सवाल नहीं पूछती, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। तुसी तो पेपर चो कोई 17 चो बंदा फेल होया ना, मैं जुतियां मारी, याद रखना, फिर ना मैंने कहना। लेट्स गो विद द कंट्रोल। कंट्रोल किसे कहते हैं? ये टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको, अगर हमें देखिए, कंट्रोल की डेफिनेशन बड़ी अहम डेफिनेशन है, क्योंकि ये एक वो वाह डेफिनेशन है जिसकी बेस के ऊपर हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कोई चीज सब्सिडरी है कि सब्सिडरी नहीं है। सब्सिडरी को पहचानने की, पेरेंट को पहचानने का एक ही तरीका कार है, और वो क्या है? कंट्रोल। तुम्हें सीखना है, तुम्हें देखना है कि कंट्रोल किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो थ्योरी के पोर्शन में हमारे पास कंसोलिडेशन के दो हिस्से हैं, एक थ्योरी का हिस्सा है और एक न्यूमेरिकल का हिस्सा है। तो हम थ्योरी के हिस्से में अगर कहें कि सबसे अहम डेफिनेशन या सबसे अहम कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो पुत्र वो कौन सा है? वो कंट्रोल है। हम कब कहते हैं कि इन्वेस्टर का इन्वेस्टिंग पे कंट्रोल आ गया? कहता है जनाब उस वक्त व्हेन इट इज एक्सपोज्ड और हैज राइट टू द वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। वेरिएबल रिटर्न पता कौन सी होती है? वेरिएबल रिटर्न होती है प्रॉफिट्स। कहता हम उस वक्त कहेंगे कि इन्वेस्टर का इन्वेस्टी के ऊपर कंट्रोल है जब जो नफे हैं, जो मुनाफे हैं, वो किसके कंट्रोल में आ गए, वो किसके सामने आ गए, वो किसके इख्तियार में आ गए, वो कौन अपने मुताबिक नफे बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, कौन अपने मुताबिक नफे निकाल सकता है, नफे रिटेन कर सकता है। कहता जिस वक्त इन्वेस्टर इन्वेस्टी के नफों तक पहुंच जाए, मतलब हम कहते हैं जनाब जिस वक्त कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करे और उसके वो कैपिटल तक पहुंच जाए, जब हम कहें कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा करे और वो उसके मेजर एसेट्स तक पहुंच जाए, तो हम कहें उसकी बस हो गई। यहां पर क्या कह रहे हैं? बस हो गई है इन्वेस्टी की। अब क्योंकि पहले वो सिर्फ इन्वेस्टी का कारोबार जानने लगा था, फिर और आगे बढ़ा, अब वो इन्वेस्टी के फाइनेंसिस को देखने के लिए उसके सामने पिक्चर आ गई। और अब तो वो इतना आगे चला गया है, उसको पता है कि ये साला कमा क्या रहा है, कैसे कमा रहा है, कितना नफा है। यहां तक ही नहीं, वो नफा जो तुम क्रिएट कर रहे हो, वो नफा मेरी तरफ आना चाहिए, मुझे दो। जो नफा क्रिएट कर रहे हो हमने वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं बता रहा हूं, वो जो नफा तुम क्रिएट कर रहे हो उसको हमने बिजनेस में रिटेन रखना है, उस नफे को हमने कन्वर्ट करना है लैंड के अंदर, इस नफे को हमने कन्वर्ट करना है इन्वेंट्री के अंदर। हम इस नफे को बढ़ाने के लिए क्या करें? तो भाईजान जो वेरिएबल रिटर्न्स हैं, जो वेरिएबल रिटर्न्स हैं वो नफा है। वो जो वेरिएबल रिटर्न्स हैं जब ये इन्वेस्टर के कंट्रोल में आ जाती हैं, तो मान लो कि तुम हार चुके हो। मान लो कि तुमने अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया हुआ है, अब तुम रिमोट कंट्रोल किसी और के कंट्रोल से चल रहे हो, अब तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। और दूसरी चीज एंड के साथ है, और दूसरी चीज एंड के साथ है, मैंने ऐसे बात दोनों की इकट्ठी बता दी। हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टर, हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दिस रिटर्न। यानी कि एक वो वेरिएबल रिटर्न तक पहुंचे, कंजा, एक वो वेरिएबल रिटर्न तक पहुंचे, और दूसरी बात उस वेरिएबल रिटर्न को अपने मुताबिक मोल्ड कर सके, अपने मुताबिक चेंज कर सके, उनको अपने मुताबिक अफेक्ट कर सके। यानी कि कंट्रोल उस वक्त आ गया जिस वक्त तुम उसकी वेरिएबल रिटर्न्स तक पहुंच गए, जब तुम उसके नफों तक पहुंच गए, जब नफे तुम्हारे इख्तियार में आ गए, नफा कम ज्यादा तुम्हारे इख्तियार में आ गया। यानी कि मैं कहता हूं मैं टिप्स को कंट्रोल करने लगा हूं, तो मैं टिप्स को कंट्रोल करने के मुताबिक उस दिन टिप्स कंट्रोल करने की बात करके चलूंगा जब मैं फीस डिसाइड कर रहा हूँ, जब मैं बताऊंगा टीचर कौन सा हायर करके चलना है, जब मैं बताऊंगा इसको हमने क्या रेवेन्यू पे करके चलना है, जब मैं बताऊंगा इसको डिस्काउंट कितना करके चलना है। यहां तक ही नहीं, अब जो इसका नफा क्रिएट हुआ है वो मैं बताऊंगा, ये नफा मुझे मिलना चाहिए, ये नफे से लैंड लेनी जाए, इस नफे से हम एक गाड़ी ले लें, इस नफे से हम एक और क्लास खड़ी कर ले, इस नफे से हम टीम को बढ़ा ले। मेरी इन्वॉल्वमेंट भी हो गई उस नफे के ऊपर। एक था मेरी एक्सेस हो गई है वेरिएबल रिटर्न तक, अब एक्सेस के बाद अगली बात एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न। अब वो रिटर्न्स मेरे काबू में आ चुकी हुई हैं, मैं उसको जहां चाहूं जैसे चाहूं मोल्ड कर सकता हूं, मेरे मुताबिक मैं डिसाइड करने वाला हूं कि रिटर्न्स कैसे निकलेंगी, और मैं डिसाइड करने वाला हूं कि वो रिटर्न्स कैसे इन्वेस्ट होकर चलेंगी। वो रिटर्न्स को मैं मोल्ड करूंगा, मेरे कंट्रोल में, मेरे इख्तियार में है। अगर तुम्हारे पास इतने शेयर्स आ जाए, अगर तुम्हारे पास इतने शेयर्स आ जाएं तुम्हारे पास कि तुम ये काम कर सको, तो फिर क्या है? वो कंट्रोल। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि तुम्हारे पास ये जो पावर है ये 50% शेयर से आई है, ये कम से आई है, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं। तुम्हारे पास मुमकिन है 70% शेयर हो, लेकिन ये चीज कोई और कंट्रोल कर रहा हो। तुम्हारे पास मुमकिन है कि 30% शेयर हो, 40% शेयर हो, कंट्रोल हो। कैसे मुमकिन है भाई? मेरे पास 40% शेयर है और बाकी जितने लोग हैं उन सबके पास 3-3%, 2-2% शेयर है।
मतलब कहने को मेरे पास 40% शेयर 50 से कम है, लेकिन बाकी तमाम लोगों को पास शेयर होल्डिंग कितनी है? 3%, 5%, 1%, 1.5%, आधा परसेंट। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट, उसके जिस बंदे के पास कंट्रोल है उसके पास 17 या 18% शेयर है, 17 या 18% शेयर है। बाकी जितने शेयर हैं, किसी के पास 1% है, किसी के पास आधे परसेंट है, किसी के पास 2% है। बेशक वो कहने को 72% शेयर दुनिया के पास है, लेकिन वो सारे शेयर लोगों में तकसीम हुए हैं, उन सब की अपनी अपनी सोच है। तो फिर सबसे हाईएस्ट शेयर किसके पास है? एक ही बंदे के पास है, वही कंट्रोल लेके चल रहा है और उसी को उन्होंने कंट्रोल दिया हुआ है। तो भाई कंट्रोल का कोई ताल्लुक परसेंटेज शेयर होल्डिंग से नहीं। हाँ हाँ हाँ, थंब रूल, आसान बात। हमें लगता ये जरूर है, हमें लगता ये जरूर है कि अगर किसी के पास मोर देन 50% शेयर होंगे, जायज तरीके से देखा जाए, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो उसके पास कंट्रोल होना चाहिए ना। लेकिन अगर वो शख्स नालायक है या कोई और बाइफर्केशन है, जिसका मैंने कहा कि बाकी शेयर स्प्रेड है, वो एक अलग मसला है। लेकिन इसलिए हम कहते हैं सेफ फिगर इफ वी आर मोर देन 50% शेयर। कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, वहां पर 50% की बात दी हुई है, लेकिन हम कंपनीज एक्ट को नहीं मान के चलते। हम क्या कहते हैं? अगर किसी का दूसरे इन्वेस्टर का इन्वेस्टी पर कंट्रोल है तो फिर वो उसका पेरेंट सब्सिडरी है। और हम जब आगे कंट्रोल को फर्दर पढ़ेंगे जाके तो आप देखेंगे कंट्रोल कंट्रोल लेस देन 50 भी हो सकता है, मोर देन 50 भी हो सकता है। ये कोई जरूरी बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग की बात नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं सेफ फिगर कि हाँ, अगर किसी के मोर देन 50% शेयर हैं तो 90% केसेस के अंदर कंट्रोल उसी के पास होता है। कम ही इस तरह के सिनेरियो नजर आएंगे आपको जहां पर 50% शेयर से ज्यादा भी शेयर होंगे और उसके पास कंट्रोल भी नहीं होगा। कम कम नजर आएंगे आपको इस तरह के सिनेरियो। तो भाई कंट्रोल को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, इससे आगे मैं आज की बात नहीं लेके चलूंगा। आज हमने जो कंसोलिडेशन को समझा, हमने ये समझने की कोशिश की कि कंसोलिडेशन कहाँ से शुरू होती है। हर जगह पे कंसोलिडेशन नहीं है। आज हमारा जो पर्पस था वो ये था, हम कुछ डेफिनेशन को समझ सके। पेरेंट कौन है, सब्सिडरी कौन है, ग्रुप किसे कहते हैं, अक्वायरर कौन है, अक्वायरी कौन है, कंट्रोल किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, हम किसे कहते हैं सेपरेट या स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, किस सिनेरियो में कंसोलिडेशन आई है। इस सारी डिस्कशन का सबसे अहम पॉइंट क्या है? किस सिनेरियो में कंसोलिडेशन आई है। हर सिनेरियो में कंसोलिडेशन नहीं आई। कितने सिनेरियो मैंने निकाल दिए, फिक्स एसेट परचेज करने गए, कंसोलिडेशन नहीं आई। तुमने कंपनी बी को परचेज करके अपने में मर्ज कर दिया, कंसोलिडेशन नहीं आई। तुमने शेयर परचेज किए लेकिन तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है, तुम सिंपल इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हो, तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो अब तुम्हारे पास कंसोलिडेशन नहीं आई। कंसोलिडेशन कब आई? सिर्फ एक सिनेरियो के अंदर के शेयर परचेज करो और कंट्रोल होना चाहिए, फिर कंसोलिडेशन आई। और कंसोलिडेशन किस चीज की एग्जांपल है? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म की एग्जांपल है कि इन सब्सटेंस ए और बी, इन सब्सटेंस ग्रुप ए कंपनी है लेकिन लीगली तौर के ऊपर ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा कंपनी में बैठा हुआ है। तो हमें एक पेरेंट की जिम्मेदारी है, हमें एक ग्रुप अकाउंट बना के दिखा दो, हमें एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बना के दिखा दो। और हमारा ये जो चैप्टर है ये यही सिखाएगा हाउ टू कंसोलिडेट। जब इंडिविजुअल की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हो, हाउ टू कंसोलिडेट, यही हमारा टॉपिक है, यही हमने सीखना है। एनीबॉडी इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं कल आपके साथ ये जो बाकी प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन और बाकी सब कहानियों की बात करके चलूंगा। आज का लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा बिजली की वजह से। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड। ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।